गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसको सब लोग देख लेना, ऐप में भी अपलोडेड है, यूट्यूब में भी है। उसमें मियोसिस का जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। उसमें अगर फर्दर कोई डाउट आता है तो उसको हम लोग क्लास में बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है कि हमारे सेल में, हमारे बॉडी में, ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिनका किसी न किसी फंक्शन में या किसी न किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में या किसी न किसी फॉर्म में हमारी लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हमारे बॉडी में उनकी प्रेजेंस का इम्पोर्टेंस है, तो बेसिकली उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी मैं बात कर रही हूँ, तो जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंसेज या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, कॉमनली सभी जो है कुछ कॉमन एलिमेंट्स से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये टेबल और चेयर के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो टेबल में लकड़ी लगी हुई है उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वही कार्बन हमारी भी बॉडी में है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे और उसके बीच में क्या डिफरेंस है कि वो नॉन लिविंग है और हम लिविंग हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लोग टेबल में लगे लोहे के बारे में बात करें तो लोहा क्या है, आयरन है, ठीक है। आयरन जो है वो लकड़ी इसमें टेबल में भी प्रेजेंट है और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या आता है, वो नॉन लिविंग है और हम लिविंग है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का भी एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कहाँ पर आता है? लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमेशा डायनामिक स्टेट में रहते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डायनामिक स्टेट में नहीं रहते हैं, ठीक है। डायनामिक स्टेट कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ फिजियोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। हमारी बॉडी जो है कभी भी रेस्ट पर नहीं होती, ठीक है। तो ये सब जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते हैं यही हमको लिविंग बनाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शंस बाकी नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर नहीं चलते हैं, इसलिए वो नॉन लिविंग कहलाते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है, इन्हीं के वजह से हमारे अंदर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है बेसिकली, ठीक है। हाउएवर अगर हम लोग देखें कि नॉन लिविंग कोई चीज़ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है, तो उनके और हमारे बीच में अगर कंपेरिजन करें तो कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम दोनों के बीच में कॉमन रहेंगे, ठीक है। हमारे अंदर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन होगा हमारे अंदर, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ये सॉइल के अंदर भी या सैंड के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस यही चीज़ें बनाती हैं कि जो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में डायनामिक स्टेट में रहते हैं, किसी न किसी बायोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट बनते हैं और नॉन लिविंग से हमको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि जैसे हमारे अंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम किस किस चीज़ से बने हैं, अगर इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग करने के लिए जाएंगे तो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स का प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है एसिड सॉल्युबिलिटी मेथड, और दूसरा मेथड है ऐश एनालिसिस, ठीक है। एसिड सॉल्युबिलिटी मेथड और ऐश एनालिसिस के हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट करेंगे कैसे हम लोग? सबसे पहले एसिड सॉल्युबिलिटी मेथड जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, लिविंग टिश्यू का सैंपल चाहे स्किन का हो सकता है, चाहे किसी ऑर्गन से थोड़ा सा पार्ट हम लोग काट करके ले सकते हैं, ठीक है। ये जो लिविंग टिश्यू होगा, इस लिविंग टिश्यू को हमको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में क्या करना है, क्रश करना है, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब इस लिविंग टिश्यू को क्रश कर देंगे, क्रश करने के बाद में जो क्या कहना चाहिए, चटनी टाइप का जो बनेगा, ठीक है, उसको जब हम लोग फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर के हेल्प से, तो फिल्टर करने के बाद में जो हमको फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, वो फिल्ट्रेट जो है वो दो क्लियर जोन्स में डिवाइडेड होगा,
ठीक है। तो ये जो दो क्लियर जोन्स हैं, एक जो जोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड सॉल्यूबल जोन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं रिटेंटेट या पेलेट, ठीक है। तो जो एसिड सॉल्यूबल जोन होगा उसमें ऐसे सारे एलिमेंट्स या ऐसे सारे बायोमोलिक्यूल्स मतलब डिस्पर्स्ड होंगे विच कैन बी इजीली डिजॉल्व्ड इन द एसिड, ठीक है। तो जो एसिड सॉल्यूबल जोन होता है उसमें मोस्टली हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब जो लार्जर बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके पॉलीसैकेराइड्स हो गए या लिपिड्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारे के सारे जो है ये एसिड में इजीली सॉल्यूबल होते हैं, तो ये एसिड सॉल्यूबल जोन में सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। फिर रिटेंटेड जो जोन आता है, ठीक है, मतलब पेलेट वाला जो जोन आता है जो एसिड में सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, उसमें जनरली जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक जो आयंस वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, वो ज़्यादातर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, सोडियम आयन, क्लोराइड के आयन, पोटेशियम के आयंस, मैग्नीशियम के आयंस, ये सारे आयंस जो हैं ये रिटेंटेड वाले जोन में जो है सेपरेट होंगे। अब इसमें अगर हमको फर्दर एनालिसिस करना है तो जैसे आप लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, एलिमेंट डिटेक्शन करते हो, ठीक है, एलिमेंट डिटेक्शन वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे जो प्रैक्टिकल है उसको अगर आप उस फिल्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करोगे, उस फिल्ट्रेट को यूज़ करके सारे एलिमेंट डिटेक्शन का टेस्ट अगर परफॉर्म करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये पहला मेथड था। दूसरा जो है ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस जो है वो सबसे इजी मेथड है, ठीक है। इसमें हमको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग पेड़ के पत्ते से ही किसी से काम चला सकते हैं, ठीक है। किसी भी पेड़ का पत्ता लेंगे, उसको सबसे पहले तो हमको ओवन में ड्राई करना है, मतलब उसके अंदर जितना भी पानी रहेगा वो पूरा का पूरा पानी हमको सुखा देना है। सुखाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पूरी तरीके से जला देंगे, पूरा काला होते तक उसको जला देंगे, ठीक है। जलाने से क्या होगा कि उस पत्ते के अंदर जितना भी कार्बन था, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा गैस के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पूरा जला हुआ पत्ता है ये पूरा राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राख है दैट इज़ द ऐश, ठीक है। अब ये जो ऐश है इसको यूज़ करके अगर हम लोग एलिमेंट डिटेक्शन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इजीली कि इस पेड़ के पत्ते में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं, कौन से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, वो हमको इजीली ऐश एनालिसिस से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हम किस किस चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है। हाउएवर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेल्यूलर पूल, ठीक है। सेल्यूलर पूल होता क्या है? सेल्यूलर पूल बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का रेजर्वॉयर होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम लोग कुल मिला के क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द सेल्यूलर पूल, ठीक है। अब ये जो सेल्यूलर पूल है इसमें जैसे मैंने बोला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, कई सारे जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कई सारे जो है फ्री फॉर्म में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, किसी सेल ऑर्गेनेल का पार्ट होंगे, किसी सेल ऑर्गेनेल के फॉर्मेशन में उसके स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, ठीक है, तो तब ये क्या कहलाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे कि ये फ्री फॉर्म में है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग DNA का ही एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो DNA में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्योंकि DNA का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है,
ठीक है। उसके बाद यही सारे जो सब्सटेंसेस हैं, यही सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स अगर सिंपली फ्लोट कर रहे हैं तो ये क्या है, फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है। या हमारे साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन जब डिसॉल्व होता है रेस्पिरेशन के बाद में, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में कहलाएगा, डिसॉल्व फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या फ्री फॉर्म में, दोनों तरीके से हमारे सेल्यूलर पूल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब हमारा जो सेल्यूलर पूल है इसमें दो मेन कैटेगरी ऑफ चीज़ें प्रेजेंट है। पहले तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे और वाटर। ये चार चीज़ें जो है ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती हैं हमारे सेल्यूलर पूल का, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएंगे हमारे सेल्यूलर पूल का, ठीक है। तो अभी इस साल हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर यही कोर्स हम लोग पिछले साल पढ़ रहे होते तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जा कर के ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में अलग अलग से पढ़ना पड़ता। तो इस साल क्योंकि सिलेबस कट शॉर्ट है, हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर स्किप करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है, और उनके बारे में हमको डिटेल में देखना है इस साल, ठीक है। ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर या सबका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट होता है। सबका साइज़ डिफरेंट है, ठीक है, सबका नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो साइज़ या नेचर या उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, अगर हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में सिंपल सा डिफरेंस है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उनका साइज इज लेस देन 1000 डाल्टन्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या कैटेगराइजेशन है कि उनका साइज जो है दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन्स, ठीक है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इनका साइज जो है दैट इज मोर देन 1000 डाल्टन्स, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे जनरली हम लोग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिए। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जनरली सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये सब हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपल टाइप का शुगर होता है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो जब ग्लूकोज फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है, तब हम लोग उसको माइक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रख सकते हैं। या फिर लिपिड है, ठीक है, लिपिड यानी कि जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज जो है 800 डाल्टन होता है, ठीक है। तो उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में इजीली रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स दूसरे सब्सटेंसेस के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए के बारे में बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड या जो डीएनए होता है उनका साइज जो है 2000 डाल्टन से 2 लाख डाल्टन तक हो सकता है। तो उनका मॉलिक्यूलर वेट और उनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग उसको मैक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। या फिर सेल्यूलोज है या ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये भी क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका साइज और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग साइज के बेसिस पे बेसिकली हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का टाइटल है बायोमॉलिक्यूल्स, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पर आता है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स हम सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी या कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रोल हो,
ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स वी विल कॉल देम एज बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स, हार्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, क्योंकि दे आर बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, इनका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रोल जो है हमारी बॉडी में है, ठीक है। तो टोटल हमको कितने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं? हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन के बाद और क्या क्या दिया है आप लोगों के बुक में देखो, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स दिया है, न्यूक्लिक एसिड दिया है, और बस इतना ही दिया है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो सबसे सिंपल है, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों के बुक में प्रोटीन पहले दे दिया है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग बाकी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उस पर आएंगे। मैक्रो बड़ा रहता है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उनका साइज 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, कुछ भी। तो बेटा अगर ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तुम एक सोचो कि सेल कितना छोटा होता है। सेल को नेकेड आई से देख सकती हो, तो उस सेल के अंदर अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है उसको कैसे देखोगी नेकेड आई से? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है ना, सेल ही इतना छोटा है, उसी को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो मैक्रोमोलिक्यूल को कैसे देखेंगे, है ना। देखो अगर मैक्रोमोलिक्यूल को देखना है, हम लोग एक्चुअली डीएनए को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। डीएनए को हम लोग सेल से सेपरेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। डीएनए ऑब्टेन करने का एक प्रैक्टिकल है, उसमें आप लोग देख सकते हो कि डीएनए को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करना है, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड से या कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे बॉडी में रहने वाले सबसे अबेंडेंट और सबसे कॉमन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये जो टर्म है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, ठीक है, इसको ब्रेक करके बताऊं तो पॉली का मीनिंग क्या होगा? मैनी, ठीक है। और सैकेराइड जो वर्ड है ये आता है सैकरिन वर्ड से, और सैकरिन का मीनिंग होता है शुगर, ठीक है। तो मैनी सैकरिन यानी कि मैनी शुगर्स, ठीक है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके एक बहुत बड़ा चेन के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब उस बायोमॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। या इसी पॉलीसैकेराइड को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट, इसका भी अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके देखें तो कार्बो यानी कि कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग देखें व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। या फिर अगर हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर अगर डेफिनेशन चाहिए तो वी कैन राइट दैट कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर और दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखने के लिए जाएं, आई डोंट नो बुक में कौन सा डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अगर और दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखने के लिए जाएं, केमिकली अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स,
ठीक है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। केमिकली ऐसा देखेंगे, अगर बायोलॉजिकली देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो वर्ड है उसका लाइसिस भी मैंने ब्रेकडाउन भी करके दिखा दिया। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, जनरली इनके अंदर दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं? OH, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसके अंदर एंड दूसरा इसके अंदर होता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का लोकेशन क्या है, उस बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है, ठीक है, वो टर्मिनल एंड पर है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की चेन है, अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन के लास्ट में फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग एल्डिहाइड के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है सेंटर में है चेन के, ठीक है, तब उसको हम लोग कीटोन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इफ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन तो इसको हम लोग एल्डिहाइड के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और अगर यही कार्बोनिल ग्रुप जो है चेन के सेंटर में है या बीच में कहीं पर प्रेजेंट है तब उसको हम लोग कीटोन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं एल्डोलेजेस, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम लोग कहते हैं कीटोजेस, ठीक है। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उनको हम लोग कहते हैं एल्डोलेजेस और जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है उनको हम लोग कहते हैं कीटोजेस। तो जैसे अगर एल्डोलेजेस का एग्जांपल हम लोग लेने के लिए जाएं तो ग्लिसरैल्डिहाइड, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, ये सारे के सारे एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे जो है कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनको हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो हम लोग वर्ड यूज़ किए थे ना यहाँ पे पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो इसमें जो सैकेराइड वर्ड है ये कहाँ से आता है? सैकरिन से। और सैकरिन का मीनिंग होता है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कैसे होते हैं? स्वीट टेस्टिंग होते हैं, ठीक है, शुगरी होते हैं, स्वीट टेस्टिंग होते हैं, ठीक है। अब ये जो सैकरिन वर्ड है या सैकराइड जो वर्ड है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के बेसिस पे या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो है ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कभी भी किसी रूम का या किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है या बचपन में हम लोग ब्लॉक्स वगैरह जो खेलते थे, ठीक है, लेगोज या ब्लॉक्स वगैरह जो हम लोग खेलते हैं उसमें जैसे एक एक पीस जोड़ करके हम लोग कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वैसे ही पॉलीसैकेराइड बनता कैसे है? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तब कहीं जाकर के फाइनली पॉलीसैकेराइड बनता है। तो मोनोसैकेराइड जो है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर होते हैं एंड दे एक्ट एज मोनोमर्स, ठीक है, दे एक्ट एज
मोनोमर्स, जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज कर जाते हैं, तो मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। या फिर कार्बोहाइड्रेट के केस में हम लोग बोले तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तब फाइनली जाकर के क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। तो दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर्स, दे एक्ट एज मोनोमर्स। और ये जो मोनोमर्स हैं एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तब फाइनली जाकर के क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जो हैं, इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो है डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, नाउ व्हाट आर डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स? डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें एडिशनल कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, एडिशनल कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप अगर मोनोसैकेराइड में अटैच हो जाता है तब उस केस में ऐसे मोनोसैकेराइड्स को हम लोग डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स पे। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, 7 से 10 मोनोमर्स प्रेजेंट हों। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर 7 से 10 मोनोमर्स प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। एंड ओलिगोसैकेराइड्स के बाद फाइनल जो कैटेगरी आती है वो है पॉलीसैकेराइड्स की। और पॉलीसैकेराइड्स में मोनोमर का जो नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 10 मोनोमर्स से लेकर के लाखों मोनोमर्स तक मिल करके क्या बना सकते हैं, एक पॉलीसैकेराइड को बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन फाइनली पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, मोनोसैकेराइड से। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जैसा कि मैंने बोला, दी आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोमर, सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस और स्मॉलर यूनिट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, जनरली जो पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करेंगे तो उसके हाइड्रोलिसिस करने से क्या है, मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस होंगे। लेकिन मोनोसैकेराइड्स क्योंकि सबसे सिंपल हैं तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मोनोसैकेराइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज CnH2n एंड ON। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का सिंपल फॉर्मूला है CnH2n एंड ON। ठीक है, N जो है यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो है रिप्लेस कर सकते हो, और वैल्यू को रिप्लेस करके आप अलग अलग इसको मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो अलग अलग तरीके के आपको मोनोमर्स जो है ये ऑब्टेन हो जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, N की जगह हम लोग 6 को पुट कर लें। ठीक है, तो C6 2 × 6 कितना होगा, 12 एंड O6, ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, है ना। तो हम लोग N की जगह कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वैल्यू को पुट करने से हमको अलग अलग तरीके के जो सिंपल मोनोसैकेराइड्स हैं वो हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर यूजुअली 3 to 7 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यूजुअली 3 to 7 कार्बन एटम्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की प्रेजेंस के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स को अगेन हम लोग दूसरी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज।
ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे अगेन हम लोग मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ट्रायोज है तो ऑब्वियसली इसमें 3 कार्बन एटम होगा, टेट्रोज में 4 कार्बन एटम्स होंगे, पेंटोज में 5 कार्बन एटम्स, हेक्सोज में 6 कार्बन एटम्स एंड हेप्टोज में 7 कार्बन एटम्स जनरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सब में एक एक एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। ट्रायोस का एग्जाम्पल होगा ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोस का एग्जाम्पल इज इरीथ्रोज, पेंटोस का एग्जाम्पल होगा सिंपल राइबोस शुगर, ठीक है। हेक्सोस का एग्जाम्पल वी कैन हैव एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। एंड हेप्टोज का एग्जाम्पल वी कैन टेक ग्लूकोहेप्टुलोज। ठीक है। अब ये जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ये जनरली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, या फिर ओपन चेन के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। या तो क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में भी रहेंगे या ओपन चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिंग होती है, ठीक है, ये रिंग 2 टाइप की होती है, ठीक है। रिंग जो होगी ये 2 टाइप की होती है। एक रिंग जो है इसको हम लोग फ्यूरानोज रिंग कहते हैं और एक को हम लोग कहते हैं पायरानोज रिंग, ठीक है। फ्यूरानोज रिंग होती है एंड पायरानोज रिंग होती है। फ्यूरानोज रिंग जो है, ठीक है, इट इज पेंटागोनल एंड द पायरानोज रिंग जो है ये हेक्सागोनल है, ठीक है। फ्यूरानोज इज पेंटागोनल एंड पायरानोज इज हेक्सागोनल लाइक दिस, ठीक है। तो फ्यूरानोज रिंग जो है इसमें 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा और पायरानोज में 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से 2 रिंग स्ट्रक्चर जो है ये हमको कार्बोहाइड्रेट्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेंटोज में एग्जांपल दिया है मैंने राइबोस शुगर, ठीक है। राइबोस जो है वो जनरली ये फ्यूरानोज रिंग के फॉर्म में जो है प्रेजेंट रहता है, पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में। ग्लूकोज जो है वो पायरानोज रिंग के फॉर्म में, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इनके दूसरे और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना मुझे ज़रूरी है, वो ये है कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं, ठीक है, जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होने के टाइम पे क्या करते हैं, 2 एडजेसेंट जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको कहते हैं, ठीक है। तो जब 2 मोनोमर्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का साथ में एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के टाइम पे तो उससे क्या होगा कि एक तो जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा कंडेंस्ड बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड बनने से फ़ायदा क्या होगा कि कम जगह में भी ज़्यादा जो पॉलीसैकेराइड्स है या जो ऑलिगोसैकेराइड्स है उनका स्टोरेज जो है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसको जब हम लोग अभी ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। हाउएवर इतना अभी याद रखो कि 2 मोनोमर्स के बीच में जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से 2 मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। इतना बस याद रखो, ठीक है।
अब इनका जो एक और कैटेगरी, एक और कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, ये जितने भी शुगर्स होते हैं इनको हम लोग 2 कैटेगरीज में अगेन डिवाइड करते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये अगेन इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेसिकली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका। ठीक है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंस रहने की वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कॉपर को Cu+2 वाले स्टेट से Cu वाले स्टेट में क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहने की वजह से जो शुगर्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स कॉपर को Cu+2 से Cu स्टेट में रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे शुगर्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे शुगर जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं रहेगा उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताओ कि अभी तक आप लोगों ने ये वाला टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट वगैरह परफॉर्म किया है कभी? ठीक है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट जो है ये हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के हेल्प से करते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है या फेलिंग सॉल्यूशन जो है इसमें बेसिकली कॉपर का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, शक्कर है नॉर्मल, ठीक है, जो शक्कर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग टेबल शुगर या केन शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो टेबल शुगर या केन शुगर जो होता है इसमें ज़्यादातर सुक्रोज रहता है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो एक मोनोमर नहीं है। ठीक है, वो क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड के कैटेगरी में आता है बेसिकली। ठीक है, सुक्रोज जो होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप रहता है। ठीक है, तो जब शुगर का सॉल्यूशन बना करके उसमें हम लोग ब्लू कलर का बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या फेलिक सॉल्यूशन डालते हैं, डालने के बाद उसको थोड़ा सा हम लोग जैसे ही हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को, तो एक क्या कहते हैं, रेडिश ब्राउन टाइप का प्रेसिपिटेट जो है हमको ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होने का मतलब क्या है कि ये जो Cu+2 वाला जो स्टेट है उससे अब जो कॉपर है रिड्यूस होकर के Cu वाले स्टेट में आ चुका है। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बेसिकली शो करने के लिए कि गिवन सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ये टेस्ट में भी आप लोग इस साल परफॉर्म करोगे, बायो में भी ये टेस्ट आप लोगों को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जब हम लोग की क्लासेस वगैरह सब हो जाएंगी, जब हम लोग नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा इस चीज़ पे। ठीक है, तो 2 तरीके के शुगर है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल हम लोग इजीली ले सकते हैं सुक्रोज। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारे जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं, हम लोग आते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स पे। ठीक है, डिराइव मोनोसैकेराइड्स जैसे कि मैंने बोला ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मॉडिफिकेशन होता है, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप जो है इनमें कुछ एडेड होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास में। ठीक है, ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। एक है डीऑक्सी शुगर, ठीक है, दूसरा वी हैव अमीनो शुगर, नेक्स्ट वी हैव शुगर एसिड्स, एंड शुगर एसिड्स के अलावा फाइनली वी आर हैविंग शुगर अल्कोहल। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज है। सबसे पहले डीऑक्सी शुगर पर आते हैं। ठीक है, ये जो है डीऑक्सी शुगर, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज
शुगर, ठीक है। जो पेंटोज शुगर में एग्जांपल दिया था मैंने राइबोज शुगर का, वही जो राइबोज शुगर है जब उसका डीऑक्सीजनेशन हो जाता है तो उसके रिजल्ट से डीऑक्सी शुगर बनता है, और ये जो डीऑक्सी शुगर है ये हमारे डीएनए का पार्ट बनता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो शुगर हमारे डीएनए में प्रेजेंट है वो डीऑक्सी शुगर ही है, जो कि राइबोज शुगर के डीऑक्सीजनेशन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अमीनो शुगर, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप का एडिशन हो जाता है, ऐसे सैकेराइड्स को हम लोग शुगर्स को क्या कहते हैं? अमीनो शुगर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जो है इसमें हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोसामीन का, ठीक है। ग्लूकोसामीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ग्लूकोसामीन जो है ये काइटिन बनाता है, फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है, उसमें ग्लूकोसामीन जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक है, हमारे बोन्स होते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रॉइडिन, ठीक है। तो ये जो कॉन्ड्रॉइडिन प्रोटीन है इसमें भी ग्लूकोसामीन जो है ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट शुगर एसिड्स पे आते हैं। शुगर एसिड्स ऐसे मतलब मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें एक एसिडिक ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा अटैच्ड रहता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज में एक एसिडिक ग्रुप जब अटैच हो जाता है तब वो क्या बन जाता है? ग्लूकोरोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं शुगर अल्कोहल के ऊपर। अगेन शुगर के साथ में, ठीक है, अगर एक अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच हो जाए तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुगर अल्कोहल। सिंपल एग्जाम्पल है इसका ग्लिसरॉल। सिंपल एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। आज हम लोग क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। आप लोग ये ध्यान देना, ये वाला जो लेक्चर है इसको अपलोड करूँगी, इसके साथ साथ एक लेक्चर जो है इसी चैप्टर का मैं घर से भी बना करके अपलोड करूँगी, तो दोनों लेक्चर देखना है आज, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल भी करना है, तो मैं घर जाके एक और वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी, उसको भी आप लोग को ऐप में डाल दूँगी, तो उसको भी आप लोग देख करके कल आओगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।